चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है? श्री जगन्नाथ मंदिर। सुर्खियों क्यों था? सवाल ये है, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के पवित्र रत्न भंडार कक्ष का द्वार 46 साल बाद फिर से खुला है। अब अगर 46 साल बाद कोई चीज़ खुल रहा है तो आप सोचिए कि इंपॉर्टेंट कितना होगा। देखते हैं इसके बारे में, आराम से चर्चा करते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। सबसे पहले पॉइंट कि श्री जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पैगोडा पुरी ओडिशा के बारे में यही पता होना चाहिए कि श्री जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पैगोडा कहाँ पर है? पुरी ओडिशा में। इतना पता होना चाहिए, उसका मैचिंग के लिए तैयार रहिए। इसके लिए यहाँ से मैचिंग वाले क्वेश्चन आपके जो है बन सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। देखिए क्या क्या है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान विष्णु के अवतार, उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र पवित्र त्रिदेव को समर्पित है। इतना पता होना चाहिए किससे संबंधित है ये मंदिर। किससे? भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र को समर्पित है। रत्न भंडार में पवित्र त्रिदेवों के रत्न भी मौजूद हैं। क्या? रत्न भंडार में पवित्र त्रिदेवों के रत्न भी मौजूद है। सिंपल पता होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या है, इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में ये देखिए पॉइंट, पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक कौन? अनंत वर्मन चोडगंगदेव ने कराया था। किसने करवाया था? चोडगंगदेव। अनंत वर्मन किसके संबंधित हैं? गंग वंश के। ये बात एकदम ठीक है, नॉर्मल सी है कि चलो आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो तुक्का तो मारेंगे ही ना भाई। तुक्का भी नहीं मारेंगे ऐसा थोड़ी होगा। पढ़े हैं तो मारेंगे, भले गलत हो, सही बात अलग है। देखिए अब एक बार फिगर देख लीजिए। ये श्री जगन्नाथ मंदिर का फिगर देख लीजिए। आपने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो आपको थोड़ी सी आइडिया इसमें होगी। जैसे ये देखिए मंदिर में ये इसको बोलते हैं पीढ़ा जगमोहन। ये है रेखा देउल, देख रहे हैं। ये इतना ऊपर वाला थोड़ा सा कलश है। उसके बाद ये देखिए ये वाला पोर्शन आमलक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भूमि बना हुआ है, अमला है। अमला कौन सा है? भूमि कौन सा? ध्यान रखिएगा। राहपग कौन सा है? उसके बाद देखिए जंघा कौन सा है? बरंडी कौन सा है? जंघा पिस्ता। यहाँ से देखिए ये है गंदी और यहाँ से है बड़ा। ये कुछ पॉइंट हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर घंटा बना हुआ ये। उसके बाद ये कौन सा चीज़ है? ये है पीढ़ा, घंटा पीढ़ा। ये सब श्री जगन्नाथ मंदिर के कुछ जो है मेन पार्ट हैं। आप इनके बारे में बनाए रखें, कभी मेंस में क्या पता फिगर वगैरह बनाने में काम आ जाए, एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा कुछ फिगर के बारे में। अब हम इसकी क्या चर्चा करते हैं, श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य शैली के बारे में। अब देखते हैं स्थापत्य शैली इसमें क्या है। यह मंदिर स्थापत्य की कलिंग शैली, पहले तो ये पकड़ लीजिए कि किस शैली बना हुआ है। कौन सी शैली है? कलिंग शैली में निर्मित है। कलिंग शैली को नागर शैली की एक उपशैली माना जाता है। आपने पढ़ा होगा नागर बेसर वाला, द्रविड़ नागर बेसर, ये सब तो पता ही होगा। उसमें जो है कलिंग शैली किसको माना जाता है? नागर शैली में। एक बात ये हो गई। अब आता है मंदिर के मुख्यतः 4 भाग हैं। मंदिर के भाग के बारे में थोड़ा सा मंदिर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, मंदिर के मुख्यतः 4 भाग। कौन कौन? विमान या देउल, इसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह। विमान या देउल, अभी मैंने आपको फिगर दिखाया, आप जो है फिगर एक बार फिर से जो है देख लीजिए। यहाँ पर कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी रहे। उम्मीद है कि एक बार देख ही लेंगे। और ना कुछ तो बुक तो पढ़ेंगे ही ना, ऐसा तो बुक भी नहीं पढ़ेंगे, बुक तो पढ़ेंगे ही। ये जो मैगजीन पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। ये क्या होता है? मंदिर का विमान नागर शैली में निर्मित रेखा देउल में बना है। क्या है? मंदिर का विमान किस में बना हुआ? नागर शैली। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विमान को शिखर के नाम से भी जाना जाता है। विमान जो है उसको शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वक्राकार मीनार के समान है। किसके समान है? वक्राकार मीनार समान। एक चीज़ ये क्लियर है। अब क्या आता है? अब आता है जगमोहन। क्या? जगमोहन। अभी मैंने आपको जो है नाम दिखाया था। जगमोहन क्या है? यह थोड़ा दिखाना फिर आपको, सॉरी। देखिए यहाँ पे अब जैसे बात विमान या देउल, आपने देखो ना ये वाला, देखिए विमान या देउल या रेखा देउल, देखिए ना ये चीज़। अब क्या बात हो रही? अब बात हो रही जगमोहन, ये वाला देखिए पोर्शन क्या है? जगमोहन। अब देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए यह पीढ़ा देउल के रूप में है। इसका शिखर पिरामिड नुमा है। आपने देख लिया होगा पिरामिड नुमा बना हुआ है।
अब आता है नट मंडप, यह दर्शकों के लिए या नृत्य कक्ष है। कौन? नट मंडप। नट मतलब उसे नृत्य समझ लीजिए थोड़ा सा हल्का सा, तो याद रहेगा। उसके बाद एक आता है भोग मंडप। क्या आता है? भोग मंडप। देखिए, यह विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए और प्रसाद अर्पण सभा कक्ष है। ठीक है। मुख्य मंदिर की बाहरी दीवार के दोनों, क्या कहा? मुख्य मंदिर की बाहरी दीवार के दोनों तरफ भगवान विष्णु की आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। किसकी गई हैं? भगवान विष्णु की आकृतियां। कहाँ पर? बाहरी दीवार के दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। अगर टफ क्वेश्चन बनाया जाएगा तो ऐसे ही बनाया जाएगा, स्टैटिक्स थोड़ा उठ के लिंक कराया जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोनों ओर भगवान विष्णु की 4 आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ये भगवान विष्णु के 24 रूपों यथा केशव, माधव, दामोदर, नारायण आदि को दर्शाती है। ठीक है। कितने रूपों? 24 रूपों। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब बात करें थोड़ा सा रत्न भंडार के बारे में। ये क्या है? रत्न भंडार मंदिर के जगमोहन के उत्तरी छोर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जगमोहन के उत्तरी छोर। अभी आपको मैंने जगमोहन दिखाया। जगमोहन मंदिर का सभा कक्ष है। कौन? जगमोहन। उसको देखिए, इसके 2 भाग हैं। पहला क्या है? जगमोहन कहाँ है? जरा देखते हैं एक बार फिर से, है ना। देखिए, पीढ़ा जगमोहन। अब इसी में बना होगा ना, पीढ़ा, एक पीढ़ा है। अरे भाई क्या हो गया? तो ये देखिए पीढ़ा जगमोहन, यहीं पे जो है ये पूरा स्ट्रक्चर बना होगा। देखिए एक ये हम क्या देख रहे हैं? हम एक जो है उसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं ना, फ्रंट व्यू। लेकिन इसी में क्या होता है? इसी में जब आप अंदर देखें तो अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। अब ये 3D तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा आप गूगल पर जाकर सर्च मार लीजिएगा तो मिल जाएगा, काम बन जाएगा आपका, अगर मन करे, बहुत अच्छी इच्छा हो देखने का तो। ठीक है। इसके 2 भाग हैं। पहला बाहर भंडार बाहरी कक्ष और दूसरा भीतर भंडार आंतरिक कक्ष। श्री जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग, पॉइंट ये है, 56 भोग प्रसाद में से एक मगाजी लाडू को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। किसको? 56 भोग प्रसाद। ये ध्यान रखिए, इसमें क्या है? एक है मगाजी लाडू को, किसको मिला है? मगाजी लाडू, जो कि 56 भोज का एक भाग है। मगाजी लाडू उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है। देखिए, यहाँ से 2 चीज़ ध्यान रखिए। एक तो मंदिर याद रखिए, मंदिर कहाँ पर है? जगन्नाथपुरी। और एक याद रखिए कि मगाजी लाडू ये कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से ही ना। तो अब ये मैचिंग के जब आएगा तो कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि ये वहीं से है, कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मगाजी लाडू कहाँ से है? उड़ीसा से है। इसके लिए थोड़ा सा तैयार रखिएगा। अब शुरू क्या कर होता है? विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। चर्चाओं में क्यों था विरूपाक्ष मंदिर या विरूपाक्ष टेम्पल? चर्चाओं में क्यों था? हम्पी में भारी वर्षा के कारण, किस कारण? भारी वर्षा के कारण विरूपाक्ष मंदिर के सालू मंडप का एक हिस्सा ढह गया। किसका? सालू मंडप का। चलिए, ये तो रहा सुर्खियों में क्यों रहा, इसका कारण। अब बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष या पंपापति को समर्पित है। किसको समर्पित है? पंपापति, भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। विरूपाक्ष शिव का एक रूप है, ये ध्यान रखिएगा। विरूपाक्ष जब आप चर्चा में आए तो इतना पता है कि शिव का रूप है, पता लगा यही नहीं सुना किसके रूप है। इनकी पत्नी स्थानीय देवी पंपा हैं। ठीक है, पत्नी है ये पंपा। तो यहाँ से आपको निकल आया होगा कि एक तो पंपा, जो पंपापति के नाम से पता चल रहा है। विरूपाक्ष कौन है? पंपापति हैं। देवी पंपा को माता पार्वती का अवतार माना जाता है और विरूपाक्ष को जो क्या माना जाता है? शिव का रूप माना जाता है। मतलब शिव और पार्वती ही विरूपाक्ष, इतना पता रहेगा तब भी काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए एक पॉइंट है कि यह मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ये पॉइंट आपको मैचिंग के लिए काम आएगा कि मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी कर्नाटक। यही कम से कम यही पता है कि हम्पी कहाँ पर है। तो हम्पी कहाँ पर? कर्नाटक में है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब देखिए यहाँ पर एक तो चल ठीक है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, बात ठीक है। लेकिन ये भी पता रहना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य किस समय का था? 14वीं ईस्वी से 16वीं ईस्वी। क्यों? कभी कभी क्या होता है? ऑर्डर सेट करने में आता है, तो ये तो पता रहेगा ना। जरा ये मान लीजिए नहीं सब समझ में आ रहा है, इतना तो पता रहे कि विजयनगर साम्राज्य 14वीं ईस्वी से 16वीं ईस्वी तक था। ये भी पता है, तभी काम चल जाएगा सेट करने में। मतलब जो ऑर्डर सेट करना होता है ना, तो कालक्रमानुसार, तो वो भी तैयार रखिए उसके लिए भी। उसके बाद एक पॉइंट है, यह मंदिर हम्पी में स्मारकों के उस समूह का हिस्सा है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध है।
पॉइंट है। किसके द्वारा? यूनेस्को। अब ये तो पता ही नहीं, यूनेस्को जो है विश्व धरोहर के रूप में किसी चीज़ को सूचीबद्ध करता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो उसका ही भाग है हम्पी में, इतना ध्यान रखिएगा। यह मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली में बना है। अभी उसके पहले जो जगन्नाथपुरी था वो किसमें था? नागर में। अब ये जो आपके विरूपाक्ष मंदिर है किसमें बना हुआ है? ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इस शैली की खास विशेषताएं क्या हैं? भव्य गोपुरम, विमान, जटिल नक्काशी, स्तंभयुक्त सभाकक्ष आदि हैं। ये रहे कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मंदिर का इतिहास। मंदिर है, इतिहास होगा इसका, कुछ न कुछ परंपराएं होंगी, कुछ न कुछ उसमें जो है पूजा करने के तरीके या उसके कुछ विशेषताएं होंगी। तो उसके बारे में हम देखते हैं जरा कि मंदिर का इतिहास क्या है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कार्य सदियों तक चला था, मतलब एक साल, मतलब सालों साल लग गए थे, इतना पता रहना चाहिए। अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे पहला मंदिर 740 ईस्वी में चालुक्य रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चालुक्य रानी लोक महादेवी। अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि लोक महादेवी किससे संबंधित है, इतना पता रहे चालुक्य से संबंधित है। अब ये पता रहे कि चालुक्य 740 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी है, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने दक्षिण के राजाओं पर, बात कहाँ को हो रही है? दक्षिण को हो रही है, तो किसकी चर्चा होगी? दक्षिण के राजाओं को होगी। देखिए, उन्होंने दक्षिण के राजाओं पर अपने पति की विजय की स्मृति में यह मंदिर निर्मित करवाया। किसके विजय में? विजय की स्मृति में पति की। ठीक है, किसने? लोक महादेवी ने। इतना पता रहेगा तो आसान रहेगा। अब जो पॉइंट है ये आपके एंशिएंट चल ही रहा है। जब चालुक्य आ गए, चालुक्य तो उसके पार्ट हैं ही ना। अब यहाँ पर शुरू हुआ क्या? थोड़ा सा उसी को आगे, पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल जैसे राजाओं ने मंदिर के विस्तार और अलंकरण में अपना योगदान दिया है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, केवल चालुक्य नहीं है। कौन कौन है? पल्लव भी है, चालुक्य भी है, होयसल भी है, चोल भी है। ठीक है, इसमें जो है विस्तार का अपना योगदान दिया। अब देखिए, हालांकि इसका सर्वाधिक विस्तार विजयनगर शासकों ने कराया था। किसने कराया था? विजयनगर के शासकों ने। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसने जो है विस्तार करवाया, तो विजयनगर शासक को याद रखिएगा, जो कि कब थे? 14, अभी आपने 14 में देखा था, 14वीं सदी। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन कौन योगदान है, तो इसमें जो आपका पल्लव भी पता होना चाहिए, चालुक्य पता होना चाहिए, होयसल पता होना चाहिए, चोल भी पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। तो ये रहा एक पॉइंट। और अब देखिए, विजयनगर के संगम वंश, अभी संगम वंश का विजयनगर से संबंध है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब संगम वंश अलग नहीं है बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ कि विजयनगर के संगम वंश के शासकों ने मंदिर को एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता दिलाने में अपना योगदान दिया था। किसने? विजयनगर के संगम वंश ने। तुलु वंश, अभी सब नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। तुलु वंश, तुलु वंश क्या? तुलु वंश के शासकों ने मंदिर का सर्वाधिक विस्तार कराया था। किसने कराया था? तुलु वंश। एक क्या बात हुई? संगम वंश, और यहीं पर क्या है? तुलु वंश। तो इतना पकड़ में रहना चाहिए। और जब इसके आगे हम बढ़ते, जो ये वाली लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ऐतिहासिक रूप से बहुत फेमस हैं। इनका जो आप देखेंगे पीवाईक्यू में भी कृष्णदेव राय का योगदान है, मतलब पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या देखिए, कृष्णदेव राय 1509 से 29 ईस्वी, ये पता नहीं, कभी ऑर्डर आता है सेट करने के लिए, तो ये पता होना चाहिए 1509 से 29 ईस्वी ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में मुख्य मंदिर के सामने एक सभा कक्ष के निर्माण के साथ साथ पूर्वी गोपुरम का भी निर्माण कराया था। मतलब कि कृष्णदेव राय का भी इसमें योगदान है, कहने का मतलब ये है। इतना जो है थोड़ा सा ध्यान रहे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्या है? देखिए, ये मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली कैसी होती है? मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली कैसी होती है? देखिए, होता क्या है, ये है गोपुरम, इधर से आप एंट्री लेते हैं, है ना, ऐसे कुछ का होगा ना, गोपुरम। इसके आगे फिर जाते हैं, क्या मिलता है? मंडप मिलता है, मंडप। ठीक है, गोपुरम, मंडप। उसके बाद फिर आप कहाँ पहुँचते हैं? ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये छोटा सा जो बना एकदम बीच में, इसको बोलते हैं क्या? गर्भगृह। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये ऐसे ढलान टाइप बना हुआ है, ढलान टाइप फिर ऐसे उठा है, ये है आपका विमान। और जो सबसे ऊपर है, ये क्या है? शिखर है। बेसिक आइडिया बनाए रखिए, मेंस में इसे खींच देंगे ना, तब भी काम चल जाएगा। मतलब इस तरह होता है। अब हम चर्चा करते हैं
द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की विशेषताएं इसमें क्या है? देखिए, मंदिर की गर्भगृह के ऊपर मौजूद विमान सबसे छोटा है। विमान आपको देखा होगा कि सबसे छोटा है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पुराना हिस्सा है। अगर सबसे पूछा जाएगा मंदिर से पुराना हिस्सा कौन सा है, तो वो कौन सा होता है? गर्भगृह होता है। नोट, अब पॉइंट ध्यान रखिए, द्रविड़ स्थापत्य शैली में विमान गर्भगृह के ऊपर बनी ऊंची संरचना होती है। अब आप फिगर देखते रहिए, फिगर देखते रहिए। यह संरचना एक पिरामिड जैसी होती है, बिल्कुल सही बात है, और इसकी योजना वर्गाकार होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, वर्गाकार है ये। इसमें कई मंजिलें होती हैं, ये भी दिख रहा होगा आपको, जो आकार में घटती हुई एक के ऊपर एक बनाई जाती हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा। स्तूपिका, पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्तूपिका एक बड़ा पत्थर है जो विमान की अंतिम मंजिल के ऊपर स्थित होता है। कौन? स्तूपिका। देख रहे ना, स्तूपिका क्या है? अगर आपसे यही स्टेटमेंट, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाए कि स्तूपिका क्या है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि यह एक बड़ा पत्थर है जो विमान की अंतिम मंजिल के ऊपर स्थित होता है। मतलब क्या, विमान कौन सा है ये, और अंतिम मंजिल कौन सा है? यहाँ पर ऊपर हुआ छोटा सा ना, तो यहीं पर क्या होगा? स्तूपिका। एक चीज हो गया। स्तूपिका के ऊपर कलश होता है। कलश, इसके ऊपर क्या है? कलश है, जिसके कारण विमान की ऊंचाई और अधिक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये कुछ रहा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मंदिर परिसर एक प्राचीर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? प्राचीर से। मंदिर में एक प्रवेश द्वार है जिसे क्या बोलते हैं? गोपुरम कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि इधर एंट्री लेते हैं गोपुरम से। ये क्या है? प्रवेश द्वार है। ठीक है। मुख्य मंदिर के विमान का आकार सीढ़ीदार पिरामिड के समान है। कैसा है? सीढ़ीदार पिरामिड के समान है। उल्लेखनीय है कि द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों के विमान नागर शैली में निर्मित मंदिरों के वक्राकार शिखरों के बजाय ज्यामितीय आकार के होते हैं। पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको जो है, अगर हम कहें कि एनालिटिकल पॉइंट में, तो ये पॉइंट आपको जो है ध्यान रखना है। क्या कहा? फिर से लाइन ध्यान रखिए कि द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों के विमान नागर शैली में निर्मित मंदिरों के वक्राकार शिखरों की बजाय ज्यामितीय आकार के होते हैं। जैसे अभी आप जब नागर शैली का देखेंगे, नागर शैली का भी आप संरचना देखेंगे, ये वाला विमान की जो बात हो रही है, ये वाला विमान की, ये देखिए ज्यामितीय आकार में है ना, लेकिन जो उसका होता है नागर शैली में, वो वक्राकार होता है, ना कि जो है ज्यामितीकार होता है। इतना अंतर पकड़िएगा कि जब मतलब नागर शैली की बात करेंगे तो वहाँ पर वक्राकार होगा, लेकिन जब ये हम बात करेंगे इसकी द्रविड़ शैली की, तो ये कैसा होगा? ज्यामितीय आकार का होगा। ठीक है। तो अच्छा, द्रविड़ शैली दक्षिण में पाई जाता भारत के, यार ये भी पता होना चाहिए, और नागर शैली जो है भारत के उत्तर में। अंतर होना चाहिए थोड़ा सा क्लियर। अगर आपने बेसिक भी नहीं पढ़ा है फिर तो दिक्कत होगी ना, हालांकि पढ़ा होगा, ऐसा नहीं, ये छोटे बच्चे थोड़े हैं। चलिए, मंडप मंदिर का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट। इसका निर्माण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्र होने या संगीत और नृत्य आयोजनों के लिए किया गया है। किसके लिए? श्रद्धालुओं के एकत्र होने। श्रद्धालु लोग सिंपल सी बात है, आएंगे तो अपना ढोल मजीरा बजाएंगे ना, अपना आराम से गाना गाएंगे, कैसे काम चलेगा ना, तो उनका मनोरंजन कैसे होगा? करते अपना मनोरंजन है, बताते हैं भगवान पूजा कर रहे हैं। खैर, ये सब मजाक की बातें हैं। मंदिर परिसर में द्वारपाल की मूर्तियां बनाई गई है। किसकी मूर्ति बनाई गई? द्वारपाल की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है। इसके अलावा मंदिर में एक बड़ा जलाशय भी निर्मित है। अगर आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा मंदिर में जलाशय है, तो आप डाउट में जाएंगे जलाशय क्यों बनेगा वहाँ पर? ऐसा दिमाग का चलता है जब यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है, जलाशय कैसे मंदिर में हो जाएगा? कौन सा वहाँ तैराकी करना है? तो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है मंदिर स्थापत्य कला की अन्य शैलियाँ। आराम से सुनिएगा, आर्ट एंड कल्चर बहुत कुछ तैयार हो जाएगा, आराम से उसके लिए शिद्दत से सुनते जाइएगा। ठीक है ना। अब जैसे ये है नागर शैली, अभी आपको द्रविड़ शैली आपने देखा है, कुछ समझ गए होंगे ना। अब थोड़ा सा देखिए नागर शैली के बारे में क्या क्या है, एक और क्लियरिटी बनेगी। देखिए, उत्तर भारत के अधिकतर, मैंने आपको बता दिया कि नागर शैली जब बात होगी कैसी, कहाँ बात होगी? उत्तर भारत की। उत्तर भारत के अधिकतर मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। अधिकतर मंदिरों का पत्थर के चबूतरे पर मंदिरों का निर्माण हुआ है। किस पर? पत्थर के चबूतरे, मतलब ये चबूतरा होगा, देखा ये देखिए, है ना, चबूतरा, ध्यान रखिएगा। इन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं।
सीढ़ी, अब समझ ना, चबूतरों को बेदी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो बेदी बनाई गई है, इसके बाद क्या है कि पंचायतन शैली, क्या है ये, क्या है पंचायतन शैली। अगर ये शब्द जो है ना, शब्द पूछे जाते हैं, जब पूछे जाएंगे ना तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, ये क्या है, किससे संबंधित है, क्या नहीं है, थोड़ा सा इस सब में अंतर पड़िएगा। जैसे देखिए, इस शैली के मुख्य मंदिर एक आयताकार चबूतरे पर बना है। किस बना है? आयताकार चबूतरे बना है, जिसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। 4 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, समझ रहे ना। इसीलिए क्या बोल रहा था, पंचायतन शैली। मंदिर के प्रांगण में जलाशय, तालाब निर्मित नहीं है। अभी मैंने जस्ट आपको द्रविड़ शैली बताया था, तो वहां पर जलाशय मिला था, आपको दिखा था, जलाशय वहां पर था। लेकिन यहाँ पर जो है जलाशय या तालाब निर्मित नहीं है। और क्या, इस अंतर समझिए कि मतलब द्रविड़ शैली या आप नागर शैली जब चर्चा करेंगे तो थोड़ी सी अंतर पता होना चाहिए, हाँ अंतर क्या है, तभी आगे जो है आप लिखेंगे या कहीं पर बोलेंगे, कहीं समझाएंगे तो आसान रहेगा समझाना, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या है पॉइंट, कि इस शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अब ये विशेषताएं पकड़ रखिएगा। जैसे जमीन पर क्रूज आकार की संरचना, ये क्या है, यह चौकोर मंदिर है। कैसा मंदिर है? चौकोर। और प्रत्येक के सामने वाले हिस्से के मध्य भाग में रथक नामक कई क्रमिक चरण मिलते हैं। किसका नामक? रथक। अगर ये पूछेगा रथक किससे संबंधित है तो आपको पता चलेगा मंदिर शैली से, मतलब इससे। अब आपको लग रहा है रथक मतलब लग रहा है कि टैक्स है, तो अपन ऐसे सोच रहे हैं रथक, ऐसे शब्द यूपीएससी पूछता है, इसलिए बता रहा हूँ। यूपीएससी इन्हीं सबसे ना एक शब्द निकाल लेके आएगा और पूछेगा वही, तो ध्यान रखिएगा। वक्रीय शिखर, मैंने आपको इसके पहले जब आपको नागर से द्रविड़ शैली बता रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वक्र शैली, घुमावदार शिखर धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ता हुआ ऊपर बढ़ता है और चोटी पर मिलता है। शिखर या शिखर की चोटी या शीर्ष भाग पर एक नालीदार चक्रिका तस्तरी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? आमलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमलक बोलते हैं। आमलक पर उभारदार वक्र बनाए गए होते हैं। क्या बनाए गए होते हैं? उभारदार वक्र। एक बार आप जो है फिगर अच्छे से देख लीजिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। शिखर, गर्भगृह, मूर्ति, ठीक है ना, यहाँ पर आमलक हो गया, शिखर मुंडी, एक्सिस मुंडी हो गया, शिखर हो गया, गर्भगृह हो गया, मूर्ति हो गई, ठीक है ना, मंडप, चबूतरा, ये सब एकदम एक आइडिया रहना चाहिए। अभी यदि वक्राकार देख रहे हैं ना, ये देखिए जब हम नागर वहाँ बात कर रहे थे द्रविड़ शैली में, तो वहाँ पर देखिए ज्यामिति आकार थी ना, ऐसा कुछ आपको दिखा था। बस अंतर यही थोड़ा सा रखिए कि द्रविड़ शैली और नागर शैली में। और कुछ पॉइंट है, और कुछ पॉइंट शायद सब कुछ कवर हो ही गया है ना, कि आमलक पर उभारदार वक्र बनाए गए होते हैं। एग्जाम्पल तौर पर अगर ये पूछा जाएगा नागर शैली के कोई एग्जाम्पल बताइए, तो हम ये तो पता नहीं नागर शैली का कोई एग्जाम्पल, जैसे मोढेरा में सूर्य मंदिर या सोमनाथ मंदिर, ये सब किस में है? नागर शैली में। अब एक आता है बेसर शैली। बेसर शैली क्या है? मिला जुला दोनों का है, इतना ध्यान रखिएगा। बेसर शैली क्या है कि नागर और द्रविड़ का मिला जुला है। इस स्थापत्य शैली में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताएं पाई जाती हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे। बेसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब नहीं समझ आएगा मैं क्या कर सकता हूँ? सर हम तो बच्चे, छोटे से, तो आप बच्चे हैं तो अभी जाकर क्या करिए, खेलिए कूदिए। संरक्षक देखिए कौन, अच्छा नागर बेसर शैली के संरक्षक कौन कौन है? कौन है? चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल शासक। द्रविड़ शैली के विपरीत इस शैली में गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ नहीं है। ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ नहीं है। एग्जाम्पल तो कौन है? एहोल का लाड खान मंदिर, बादामी के मंदिर, पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर आदि। पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर, ये रहा कुछ जो है मंदिर शैली के बारे में। अब चर्चा होती थोड़ी सी इतिहास के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अगर आपने कहीं से भी इतिहास पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास, तो ऐसा कोई फैकल्टी आपको नहीं मिली होगी जो कही होगी कि विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है। हर कोई कहा होगा, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न है कि विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब आप इसको बहुत सीरियस होकर सुनिएगा, इसलिए बता रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646, पहले तो ये ध्यान रखिए 1336 से 1646, ये याद रखेंगे, कम से कम ऑर्डर जो सेट करने में काम आएगा तो फायदा मिलेगा। अब आता है क्रमिक राजवंश। विजयनगर साम्राज्य में क्रमिक राजवंश कौन कौन से हैं? संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश,
अराविडु वंश। कितने हैं? 4। संगम वंश इतना पता रहना चाहिए कि हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा स्थापित, ये आपको पता भी होगा, बहुत बचपन से चर्चा में है। सुलु वंश संगम वंश के पतन के बाद सत्ता में आया, मतलब संगम के बाद सुलु आया, इतना पता नहीं चाहिए। संगम बाद सुलु, अब उल्टा समझ में आ रहा है, नहीं संगम जो है सुलु के बाद आया। आप उल्टा सोच रहे हैं, फिर तो कैसे काम चलेगा? ऑर्डर पता होना चाहिए। संगम वंश के बाद कौन आया? सुलु वंश। अब क्या है इसके, अब देखिए ये हो गया ना। अब आता तुलु वंश। इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। किसमें? तुलु वंश। मतलब तुलु तुतलाने वाले से लग रहा है कि पहुंच जाएंगे, बस इतना सिंपल ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। तुलु मतलब चरमोत्कर्ष, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक जो है बचता है कौन? अराविडु। अराविडु के इसका शासनकाल आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों से ग्रसित था। लास्ट यही है, बस इतना पता नहीं कि अराविडु जो है समस्याओं से घिरा हुआ था, मतलब आंतरिक बाह्य दोनों, मतलब इधर उधर खींचातानी चल रही थी, जिंदगी में सुकून नहीं मिला इनको। तुलु जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, इतना पता होना चाहिए। सुलु के बाद कुछ, सुलु में कुछ है ही नहीं, बस ये जो है संगम के बाद आ गए हैं सुलु, इतना पता रहना चाहिए। 4 वंश हो गए, ऑर्डर नहीं भूलना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे। साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य का विस्तार इसमें क्या है? 1512 ईस्वी में, कब? 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच की भूमि, जिसको क्या बोलते हैं? रायचूर दोआब। दोआब कहाँ बोलते हैं? जब दो नदियों के बीच की भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं, इतना पता। पर अधिकार कर लिया गया था। किसके शासनकाल दौरान? कृष्णदेव राय। 1514 ईस्वी में ओडिशा के शासकों को विजयनगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। किसको? ओडिशा के शासकों को। कब की बात है? 1514। और 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था। ये रहा कुछ जो है साम्राज्य का विस्तार। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं? राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। आज की राज्य व्यवस्था नहीं, उनके समय की राज्य व्यवस्था है ना। इसमें क्या क्या है? अमर नायक, शब्दों को पकड़िएगा, शब्द पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा कि अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे। नायक से पकड़िएगा, नायक कमांडर हो सकता है, बस इतना रहेगा तब भी काम चलेगा। जिन्हें राय राजा द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिया जाता था, ठीक है। वे कर संग्रह करते थे। अब देखिए सैन्य कमांडर हैं और कर करते क्या थे? वे क्या करते थे? कर संग्रह करते थे। अब आप यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा कि सैन्य कमांडर थे तो जो है कर संग्रह क्यों करेंगे, याद रखिएगा। कौन? अमर नायक। वे राजस्व का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए, हथियार और घोड़ों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए, मंदिर के रखरखाव के लिए और सिंचाई कार्यों के लिए अपने पास रख लेते थे। किसके लिए? यहाँ पर आप कन्फ्यूजन कहाँ होंगे? सिंचाई कार्यों के लिए। आपको लगेगा जब सैन्य कमांडर है तो वो सिंचाई कार्य क्यों करेगा, वो जाकर सिंचाई कार्य, सब ध्यान रखिएगा। मंदिर का रखरखाव ये सब किसके काम? पुजारी काम होगा, ये जो है सैन्य कमांडर करेगा। आप जो गलत मारेंगे, लेकिन याद रखिए ये भी होता था, ये भी होता था, ठीक है। बाकी तो यहाँ समझ जाएंगे। अगर अमर नायक के मतलब ही नहीं पता है फिर तो क्वेश्चन ही गलत कर देंगे कि अमर नायक सोच रहे हैं कि अमर नायक कहीं जो है जी नायक है क्या किसी की किताब का, तो फिर हो चुका कहानी ही। उसके बाद क्या है कि एक पॉइंट है आयगर व्यवस्था। आयगर व्यवस्था में 12 पदाधिकारी होते थे। कितने होते थे? 12 पदाधिकारी। आपको लग रहा है 10 होते हैं, 12 क्यों होंगे? कोई सवाल नहीं पैदा होता, सुने नहीं ऐसे ज़िंदगी में, तो याद रखिएगा आयगार व्यवस्था में 12 पदाधिकारी होते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से आयगार के रूप में जाना जाता था। आयगार, अब ये बता आयगार सामूहिक रूप से जिनको जाना जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम जब आएगा आयगार संबंधित है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये आयगार कहीं पर्यावरण संबंधित तो नहीं है क्या, कहीं विज्ञान संबंधित, मतलब उल्टा लग रहा है, या लगेगा कि जो है कुछ और ही लगेगा, किसी का नाम लगेगा, किसी का काम ऐसा लगेगा। तो याद रखिएगा आयगार व्यवस्था 12 में पदाधिकारी होते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से आयगार के रूप में जाना जाता था। उन्हें शासन द्वारा प्रत्येक आवंटित गाँव में नियुक्त किया जाता था। यह पद बाद में क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। ध्यान रखिएगा आयगार में जो पद था, जो 12 पदाधिकारी थे, इसमें क्या था कि ये वंशानुगत हो गया था अंत में, ध्यान रखिएगा। अब आता है भू राजस्व प्रशासन। ये क्या है? भू राजस्व प्रशासन। इसमें क्या है कि अमरम और भंडारवाड़ा, क्या? अमरम और भंडारवाड़ा अमर नायकों के अधिकार वाली भूमि थी। अब ये पता होना चाहिए अमरम क्या है,
लग रहा है अमरम कुछ संस्कृत में स्वाद देने वाला कोई मंत्र है क्या, या मतलब संस्कृत में कुछ जो है मोहिनी मंत्र है क्या, या अमरम टाइप क्या लग रहा है ये, पता रहे कि ये बात पता होना चाहिए कि अमरम क्या है। अमरम भूमि है, पर ये पता होना चाहिए ना भाई। उसके आगे बात होगी कि हाँ ये अमर नायकों के अधिकार वाली भूमि। यहाँ से आप पकड़ सकते हैं अमरनम मतलब अमर नायक, इतना पकड़ लेंगे काम चल जाएगा। लेकिन भंडारवाड़ा कैसे पकड़ेंगे, भंडारवाड़ा तो छूट जाएगा ना कि भंडारवाड़ा भंडार टाइप कुछ ऐसा ऐसा भंडार रहेगा ना तो लगेगा गोदाम सा अनाज रखने के लिए एक गोदाम, बस कंफ्यूज हो गए क्या है। ये है अमर नायकों के अधिकार वाली भूमि, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है कि नायकों ने इन जमीनों पर खेती के लिए कन्या लार की सेवा प्राप्त की थी। किसकी, कन्या लार की सेवा प्राप्त की थी। मंदिरों को दिए जाने वाले कर मुक्त भूखंड को मान्या कहा जाता था। अब मान्या समझ में आ रहा है। अब कहते हैं कि मान्या एक संस्कृत की विद्वान थी। अब आप सुने विद्वान थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन ये मान्या क्या है, ये भूमि है ना, भूखंड है, देख रहे ना भूखंड है। आप सोच रहे हैं कि मान्या एक जो है इतिहासकार थी, या मान्या जो है एक वैज्ञानिक थी, जबरदस्ती सोच रहे हैं। पूछता है यूपीएससी, इसलिए बता रहा हूँ यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा तो शब्दों के बारे में कम से कम थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या बात कर लें। अब आता है स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण। स्थापत्य कुछ जो है उत्कृष्ट उदाहरण याद रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर परिसर, हजाराराम मंदिर, हम्पी परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर। अब हम्पी परिसर ध्यान रखिएगा विश्व धरोहर स्थल है। कृष्णदेव राय, साहित्य के बारे में देखिए कुछ, कभी कभी यूपीएससी साहित्य, ये सब यूपीएससी का ना फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी घुमाकर कहीं कहीं से लेके चला ही आएगा। जैसे कृष्णदेव राय की साहित्यिक कृति कौन से, अमुक्त माल्यद, राज्य व्यवस्था पर रचना है। अमुक्त माल्यद के आ जाए तो कौन लिखा है तो कंफ्यूज अगर कृष्णदेव राय लिखे होंगे। और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत नाटक है। जाम्बवती कल्याणम संस्कृत नाटक है, ध्यान रखिएगा। अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में विभूषित 8 कवियों के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। कौन, अष्ट दिग्गज, ये 8 कवि हैं, रत्न नहीं है, 8 रत्न। अगर आपको 8 रत्न हैं, अब रत्न में तो भाई कवि भी हो सकते हैं, सेनाध्यक्ष भी हो सकते हैं, या धनुर्धर भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये 8 कवि हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या ये बोलते हैं, इनको अष्ट दिग्गज बोलते हैं। तो ये रहा कुछ पॉइंट जो कि हमको लगा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 32 मिनट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी, है ना। इसके बाद ये चैप्टर अब करीब है, एक लेक्चर और लेंगे तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी मतलब क्या, अब भगा दें जल्दी मतलब कि बिना डिस्कस किए, बिना अच्छे से एनालिसिस किए पढ़कर भी क्या करेंगे। सवाल बस इतना ही है, पढ़कर ही क्या करेंगे जब क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे कोर्स, क्या कर लेंगे, ख़त्म करेंगे, कौन सा ट्रेन छूटी जा रही है। हम कह रहे हैं 100 समस्या बस इतनी ही है। देखिए जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, 100 क्वेश्चन में से 45 से 50 की रेंज में नेट मतलब कटने पिटने के बाद 45 से 50 में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सच बात ये, क्यों उसमें गलत पे गलत करे जा रहे हैं, नाम सुने हैं तब भी मार दिए जाएँ, कहीं पर थोड़ा सा लिंक दिख रहा है वो भी सही अपने कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है। और यूपीएससी इतना हल्का क्वेश्चन नहीं बनाता, पता ही आपको, फिर भी गलती होने, तो इसलिए डिटेल में पढ़ना मजबूरी है। खुशी किसी को नहीं लगे कि हम इतना पोथा लेकर के बैठे हुए हैं, एकदम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कि मज़ा आ रहा है हमको, जो है हमको बड़बड़ाने में बहुत मज़ा आता है, ये सब फालतू बातें, ठीक है ना। हर कोई चाह रहा है अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।